हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। एस्टोनिया इज़ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एस्टोनिया विश्व का सबसे स्वच्छ देश अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स के द्वारा हमें ये पता चला है कि वर्ल्ड में सबसे क्लीनेस्ट कंट्री हो जाएगी एस्टोनिया। कितना उसका स्कोर रहा? उसका स्कोर रहा 75.3। और जो एस्टोनिया है, इट इज़ नोन फॉर इट्स लश फॉरेस्ट एंड प्रिस्टीन लेक्स। इट इज़ वन ऑफ द बाल्टिक कंट्री, यानी कि एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश क्या होते हैं मैं अभी आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। बाकी दो बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं? लात्विया एंड लिथुआनिया। और अगर हम दुनिया के 10 क्लीनेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वो सभी के सभी कहाँ सिचुएटेड हैं? सभी के सभी यूरोपियन महाद्वीप में सिचुएटेड हैं। टॉप 10 क्लीनेस्ट जितने भी देश हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और लास्ट में इट इज़ वेरी सैड फॉर अस बट येस, भारत का रैंक है 176 आउट ऑफ 180 नेशंस। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी वेरी बैड रैंक बट येस, भारत के नीचे कौन से देश हैं? प्लेसिंग ओनली अबव पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। और 176 रैंक आपको याद रखना है भारत का हो जाएगा। जैसे कि मैंने बाल्टिक कंट्रीज़ की बात करी, अगर हम देखें बाल्टिक नेशंस कौन से होते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो वाटर बॉडी है हमारे पास, दिस इज बाल्टिक सी ओवर हेयर। ये बाल्टिक सागर हो गया, बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के साथ जितने भी देश यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं, दिस इज एस्टोनिया। यही है क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लात्विया एंड लिथुआनिया, इन 3 कंट्रीज को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। तो क्लीनेस्ट कंट्री हो जाएगी एस्टोनिया एंड भारत का रैंक हो जाएगा 176। सेकेंड न्यूज़ है हमारी, एलिसा डी आंदा मेद्रोजो टेक्स ओवर FATF प्रेसिडेंसी। जो FATF है, FATF की फुल फॉर्म हो जाएगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इनका जो कार्यकाल है कब तक के लिए है, क्या इनका टेन्योर रहेगा, ये अपॉइंट हुई हैं फॉर 2024 से लेकर 2026 तक, यानी कि 2 वर्षों के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। शी बिलोंग्स टू मैक्सिको। ऐसे प्रश्न हमने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड है, उसका नेशन पूछा गया है तो आपने याद रखना है मैक्सिको से ये बिलोंग करती हैं। शी हैज़ ओवर अ डेकेड एक्सपीरियंस इन लीडरशिप पोजिशनिंग इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो FATF है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भी यही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको रोकना। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया है। फिर FATF कुछ कंट्रीज़ को ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट में भी और डेजिग्नेट करता है। वहाँ पर कितना ज़्यादा टेररिज्म है उसके अनुसार उन देशों को उसमें डाला जाता है। आगे देखिए, अंटिल जून 2023 शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर 3 ईयर्स, यानी कि उससे पहले ये 3 वर्षों तक वाइस प्रेसिडेंट थी FATF की ही, और अब इनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया? सक्सीडेड मिस्टर T राजा कुमार। इनसे पहले ये थे उसके प्रेसिडेंट, और वो कौन सी कंट्री से थे? सिंगापुर से थे। अब बनी है मैक्सिको की एलिजा। आगे चलने से पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू बैच जो कि ऑफलाइन मोड में हमने स्टार्ट किया है, डेमोज भी इसके स्टार्ट हो गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आके डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देन वी हैव HPTGT कमीशन, जो हम स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। एंड थर्ड जो बैच है हमारे पास, द वेरी फेमस HP TET। तो जो भी स्टूडेंट्स इन बैचेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम खुद आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रिंसिपल एडवाइज़र। किस चीज़ की प्रिंसिपल एडवाइज़र बनाई गई हैं? एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए ये बनाई गई हैं प्रिंसिपल एडवाइज़र। नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनके पहले की अगर हम बात करें तो ये रह चुके हैं फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा शी ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च, या फिर मैं डायरेक्ट कहूँ ICMR। आपको नेम याद रखना है, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रिंसिपल एडवाइज़र। अगली न्यूज़ है हमारी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रुप आई वुड से, जिसका नाम हो जाएगा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है,
it officially included Bangladesh as its 5th member. This is most important point for us कि बांग्लादेश बना है इसका 5वां सदस्य देश। इससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज थी ये देखते हैं। इससे पहले जो कंट्रीज थी ट्राइलेटरल ये ग्रुपिंग थी जो बनाई गई थी 2011 में। ट्राइलेटरल ग्रुपिंग मतलब 3 देश थे, कौन कौन से? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हो गया इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। उसके बाद मॉरिशस ने इसको ज्वाइन किया। मॉरिशस के ज्वाइन करने के बाद हो गए 4 और रिसेंटली वेरी लेटेस्ट बांग्लादेश हो गया है इसका 5th मेंबर। जैसा कि मैंने कहा क्या है ये? इट इज़ अ रीजनल ग्रुपिंग सिस्टम और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? एम टू मेक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज़ फॉर द इंडियन ओशन रीजन, यानी कि हिंद महासागर का जितना भी क्षेत्र है उसके आसपास पूरी व्यवस्था को मेंटेन करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, रिसर्च करना, ये सब हो जाएंगे इस कॉन्क्लेव के उद्देश्य। और बांग्लादेश है इसका 5वां सदस्य। अगली न्यूज़ है द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट जो आई वुड से 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट कंक्लूडेड। भारत 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न। पीएम मोदी को चेयर द एनुअल समिट विद रशियन प्रेसिडेंट। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं रिसेंटली पीएम मोदी जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज के दौरे पर गए हैं और उसमें से ही ये पिक्चर है हमारे पास रशिया से। जो रशिया की मीटिंग है उसके अगर हम आउटकम्स देखें क्या क्या आउटकम्स रहेंगे। सबसे पहले सेट द बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $100 बिलियन बाय 2030, यानी कि 2030 तक दोनों देश इतना आपस में ट्रेड करने का समझौता या फिर मैं कहूँ एक गोल लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट है प्रमोट बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम यूजिंग नेशनल करेंसीज। थर्ड हमारे पास है एक्सपेंडिंग एनर्जी कोऑपरेशंस अक्रॉस न्यूक्लियर, ऑयल, पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स एंड देन बेटर ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा दें। यही इस समिट में जो उद्देश्य हैं या फिर मैं कहूँ जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रखे गए। टेररिज्म को काउंटर करना स्पेशली, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा पीएम मोदी ने स्पेशली जो रशिया यूक्रेन वॉर है उस पर कंडेम किया है। भारत कभी भी किसी युद्ध के साथ नहीं है, ना ही कभी किसी युद्ध वाली परिस्थिति को बढ़ावा देता है। तो पीएम मोदी ने क्या कहा? पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन थ्रू डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी, यानी कि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चला है उसको डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ उसको शांत कर लिया जाए, शांति समझौता कर लिया जाए, ना कि उसे और बढ़ाया जाए। पीएम मोदी also honored with Russia's highest civilian award, Order of the Saint Andrew the Apostle. This is important. ये out of respect दिया जाता है क्योंकि किसी देश के जब इतने बड़े लीडर आ रहे हैं तो रशिया ने उनको अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसका नाम आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। इसके साथ ही 41 ईयर्स के बाद वो ऑस्ट्रिया में भी विजिट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में भी उन्होंने दौरा किया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना दौरा किया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास असम रीजन से। अहोम एरा मोइदम्स रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अभी ये सिर्फ रिकमेंड हुए हैं, इनको ऐड ऑन नहीं किया गया है, बट क्योंकि रिकमेंड हुए हैं तो भी हमारे लिए हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट। अहोम युग के मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। इन असम दे आर बरियल ग्राउंड्स, यानी कि जैसे आप पिरामिड्स और इजिप्ट तो सबने सुना है, जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के वर्ल्ड फेमस हैं, उसी तरह से जो ये मोइदम्स होते हैं ये भी बरियल ग्राउंड्स होते हैं। फोटो में आप देख पा रहे हैं बरियल ग्राउंड, किसके बरियल ग्राउंड्स? ऑफ द रूलर्स ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के जितने भी राजा महाराजा होते थे उस समय के, उनकी मृत्यु के बाद उनको ऐसे बरियल ग्राउंड्स में दफनाया जाता था, उसी को ही कहा जाता है मोइदम्स। एंड आर ऑफन कंपेयर टू पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जैसे कि मैंने कहा जिस तरह से इजिप्ट में पिरामिड्स वर्ल्ड फेमस है, उसी तरह से उन्हीं पिरामिड से इनको भी किया जाता है कंपेयर, जिनको रिकमेंड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। अगर हम इनके एक्सटीरियर की बात करें तो हेमिस्फेरिकल होता है, साइजेस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द पर्सन, उसका कितना बड़ा स्टेटस है। अगर बड़ा स्टेटस वाला कोई पर्सन है, बड़ा साइज़ का वो उसका मोइदम बनाएंगे, अदरवाइज इट वुड बी स्मॉल। कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर फीचर्स, और ये तो उतने भी आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वैसे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट्स इट। अ वॉल्टेड चैम्बर विद सेंट्रली रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्रॉपर वॉल्टेड चैम्बर होगा और सेंटर से जिसको ऊपर उठाया जाएगा। हेमिस्फेरिकल अर्थन माउंट कवरिंग द चैम्बर एंड ऑक्टेगनल बाउंड्री वॉल। आपको ये सिर्फ याद रखना है कि जो मोइदम्स है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं असम। और कौन से युग की बात हो रही है, कौन से इरा की बात हो रही है, तो अहोम इरा।
अगले न्यूज़ है हमारे पास, माउंट इटना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली इरप्टेड रिसेंटली। माउंट इटना और माउंट स्ट्रोम्बोली में हाल ही में विस्फोट हुआ। अगर हम मैप पे देखें तो देखिए इटली का मैप आपके सामने है। दिस इज़ वेरी इजी कि इटली की कैपिटल हो जाएगी रोम, एवरीवन नोज दिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है माउंट स्ट्रोम्बोली और यहाँ पर हमारे पास है माउंट इटना। अगर मैं दूसरे कलर से आपको शो करूँ तो यस, दिस इज माउंट स्ट्रोम्बोली ओवर हियर और इस तरफ हो जाएगी माउंट इटना। इन दोनों माउंटेन्स में क्यों विस्फोट हुआ, क्यों इरप्शन हुआ? इसलिए क्योंकि ये दोनों कैसे पर्वत हैं, कैसे माउंटेन्स हैं? तो ये दोनों हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। और वॉल्केनो में भी कौन सी वॉल्केनिक माउंटेन्स? एक्टिव वॉल्केनिक, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें निरंतर विस्फोट होता रहता है और आगे भी होता ही रहेगा। जो माउंट स्ट्रोम्बोली है ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली, तो यहाँ से जितने भी शिप्स आ रही हैं, जहाज आ रहे हैं, ये उनके लिए एक नेचुरल लाइट हाउस का काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और जो माउंट इटना हो गया वो भी कहाँ पर लोकेटेड है? इटली में लोकेटेड है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगले न्यूज़ है हमारी, यूनेस्को डेजिग्नेट्स 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ कहाँ हुए ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको नंबर याद रखना है क्योंकि फैक्चुअल करंट अफेयर्स या फैक्चुअल डाटा मैं कहूँ आपसे पूछा जाता है। तो यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं भारत में नहीं दुनिया भर में डेजिग्नेट किए हैं। न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन कौन से कंट्री में है? कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, गाम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया एंड स्पेन। ये सब कंट्रीज़ में वो 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो डेजिग्नेट किए गए हैं। इनमें से 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स आर ऑल्सो देयर। ट्रांस बाउंड्री क्या होता है? ट्रांस बाउंड्री होता है जो 2 देशों के बीच में पड़ रहे हैं। जैसे कि जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है वो बेल्जियम में भी है और नीदरलैंड में भी है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो वो इटली में भी है और स्लोवेनिया में भी है। तो 2 हो गए हमारे पास ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन एडिशन के साथ पहुंच गया है अब टोटल 759। एंड ये तो आपको पता होना चाहिए भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो भारत में हो जाएंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगली न्यूज़ है हमारे पास, वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग, ये जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है रिसेंटली कहाँ पर डिस्कवर की गई? ये डिस्कवर की गई लियांग करम्पुआंग केव इन सुलावेशी, इंडोनेशिया। जो इससे पहले ओल्डेस्ट थी अकॉर्डिंग टू द बुक्स, वो भी इसी रीजन में लोकेटेड थी, बट यस उसका ये वाला क्षेत्र डिफरेंट था। सुलावेशी वॉज द सेम, राइट। तो इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग जो है वो डिस्कवर की गई, डेटिंग एटलीस्ट 51,200 ईयर्स बैक। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, और स्टैंडिंग पिग, 3 स्मॉलर ह्यूमन लाइक फिगर्स इन डार्क रेड पिगमेंट, यानी कि ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं डार्क रेड कलर जैसे में, पिगमेंट में आप देख भी पा रहे हैं कलर, एंड डेमोन्स्ट्रेट्स द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एंशिएंट पीपल। कहाँ पर आपको याद रखना है? इंडोनेशिया में याद रखनी है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगेन केव्स की ही, बट ये इंडिया की केव्स हैं, उदयगिरी एंड खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। ये न्यूज़ मेरे लिए इसलिए भी थोड़ी स्पेशल हो जाती है क्योंकि अगर आपको पता हो जेएनवी में हॉस्टल्स के नाम ये हैं, उदयगिरी, शिवालिक, नीलगिरी एंड अरावली। एंड जो मेरे हॉस्टल का नाम था वो उदयगिरी था, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि इस न्यूज़ को एक वो भी फैक्टर है कि मैंने ऐड ऑन किया है। हम बात कर रहे हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की, जो कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन भुवनेश्वर, ओडिशा। जो उदयगिरी केव्स है वो एमपी में भी है, वो अलग है, ये अलग है। ये क्यों चर्चा में आई केव्स? इसलिए चर्चा में आई क्योंकि रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली विजिटेड द केव्स इन भुवनेश्वर। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो जाती है। दे आर बिल्ट ऑन कुमारी माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुमारी माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में लोकेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा अगेन ओडिशा। एंड आर अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव ट्रेडिशन इन ओडिशा। कब इनका निर्माण हुआ? बिल्ट अराउंड 2nd सेंचुरी BC बाय किंग खारवेला फॉर जैन मॉन्क्स, यानी कि जैन धर्म के जो मॉन्क्स थे उनके लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज कार्व्ड आउट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी लिपि से निकाल कर जो बनाई गई है उसके लिए वो है प्रसिद्ध। लोकेशन याद रखेंगे, भुवनेश्वर, ओडिशा।
अगली न्यूज़ है यूके इलेक्ट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, और न्यू प्राइम मिनिस्टर नए प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा कीर स्टारमर। जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इंडियन ओरिजिन पर्सन थे ऋषि सुनक, अब वो वहाँ के पीएम नहीं हैं। इलेक्शंस के बाद एक नए पीएम चुने गए जिनका नाम है कीर स्टारमर। और अगर हम भारत और यूके के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें सेम हैं ये देखें तो वेरी इजी पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ भी संसदीय सिस्टम, भारत में भी संसदीय सिस्टम। बाई कैमरलिज्म, द्विसदनवाद, 2 हाउसेस का जो सिस्टम है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लाइक दैट। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। अब मान लीजिए मैं हिमाचल में रहती हूँ, कोई पंजाब में रहता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं हिमाचल की नागरिक हूँ या फिर मैं पंजाब का नागरिक हूँ। नो, हम सब कहाँ के नागरिक होंगे? इंडिया के नागरिक होंगे, क्योंकि भारत में है सिंगल सिटीजनशिप। एंड थर्ड वी हैव कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे कि हर उच्च मंत्रालय के लिए कोई मंत्री डेजिग्नेट किया जाता है, लाइक डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लाइक दैट। अगली न्यूज़, रिसेंटली आपने देखा होगा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, वीरता पुरस्कार दिए गए, उनके बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। 2 पुरस्कार दिए गए, कुछ कीर्ति चक्र, कुछ शौर्य चक्र। अवार्ड्स वर गिवन फॉर डिस्प्लेइंग इंडोमिटेबल करेज एंड एक्सट्रीम डिवोशन टू द ड्यूटी। अगर हम इन गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था उसी दिन ये 3 जो अवार्ड से हमने ऐड ऑन किए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। उसके बाद 3 नए पुरस्कार ऐड ऑन किए गए। और अब अगर मैं इनके प्रेसिडेंट, जो उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर है कि कौन सबसे आगे कौन उसके बाद, वैसे बात करूं तो देखिए, सबसे फर्स्ट पर आएगा परमवीर चक्र। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये, भारत का वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद आएगा अशोक चक्र, ये बाद में ऐड ऑन हुआ, अशोक चक्र आ गया सेकंड पर। थर्ड पर है महावीर चक्र, फोर्थ पर हो जाएगा कीर्ति चक्र, फिफ्थ पर है वीर चक्र और सिक्स्थ पर है शौर्य चक्र। ये है उनके क्रम के अनुसार हाईएस्ट टू द लोएस्ट, आई वुड से। और लास्ट में देखिए कब अनाउंस किए जाते हैं, अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, यानी कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस कर दिए जाते हैं, दिए बाद में जाते हैं। तो रिपब्लिक डे पे अनाउंस हुए थे और रिसेंटली ही ये पुरस्कार दिए गए। अगले न्यूज़, कजाकिस्तान होस्ट 24th समिट ऑफ SCO। कजाकिस्तान अस्ताना में हुई SCO की 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कब इसकी फाउंडेशन हुई है। इट वॉज फाउंडेड इन 2001। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे चाइना की राजधानी बीजिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं? रशियन एंड चाइनीज़ हैं। अगर हम इसके करंट मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? 9 मेंबर्स थे पहले, अभी 10वां एक जुड़ा है। पहले अगर हम 9 देखें, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। जो भारत और पाकिस्तान हैं, ये दोनों देश मेंबर बने थे 2017 में, और उस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था क्योंकि रिसेंट मेंबर्स बने थे। अब देखिए 9 मेंबर्स पर ऑलरेडी देयर, और 10th मेंबर कौन बना है? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। 10वां उसका सदस्य बना है बेलारूस। कहाँ की कंट्री हो जाएगी बेलारूस? यूरोपियन देश है, और बेलारूस बना है SCO का 10th मेंबर। आपने याद रखना है, हमने इससे पहले पढ़ा बांग्लादेश जो था वो कोलंबियन कॉन्क्लेव का बना था 5th मेंबर। यहाँ पर बेलारूस है जो 10th मेंबर बना है SCO का, और SCO जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसके अलावा ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इस बार की समिट कहाँ पर हुई है, तो वो भी आपको याद रखना है, कजाकिस्तान के अस्ताना में। अगले न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से। गौतम गंभीर अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगर हम इनकी बात करें, फॉर्मर बैट्समैन एंड वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं गौतम गंभीर जी, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? जो T20 इंटरनेशनल विनिंग के समय पे हमारे जो हेड कोच थे राहुल द्रविड़, उनको इन्होंने किया है रिप्लेस। और अगर हम कुछ और कोचेस की बात करें तो पारस महाम्रे रहेंगे बॉलिंग कोच, विक्रम राठौर रहेंगे बैटिंग कोच एंड टी दिलीप रहेंगे फील्डिंग कोच। बट पूरी क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बन गए हैं? तो जो KKR के पहले थे गौतम गंभीर। अगले न्यूज़ है, भारत के दोनों ही स्टार प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना नेम्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून
2024। अगर आपके एग्जाम्स जुलाई में हैं, अगस्त में हैं, तो ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। हर माह कोई न्यू प्लेयर जो है अपॉइंट किया जाता है। जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर कौन बने हैं फॉर द मंथ? जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना। चलिए अब देखते हैं आज के वीडियो से आपको कितने क्वेश्चंस रहे ध्यान। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं 150th, 170th, 176 या फिर 177th। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 176। कितने देशों में से? 180 ही टोटल कंट्रीज थी और उसमें से भारत को मिला है 176 रैंक। अगला प्रश्न है, एलिसा डी एंडा टेक्स ओवर FATF प्रेसिडेंसी, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो एलिसा दी आंद्रा मंद्राजो हैं वो FATF की अध्यक्ष चुनी गई हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शंस क्या रहेंगे? स्पेन, मैक्सिको, सिंगापुर या फिर कनाडा। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उन्होंने सिंगापुर के टी राजा कुमार को रिप्लेस किया है, बट वो खुद कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ बिकेम 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा का 5वां सदस्य बन गया है? क्या है हमारे ऑप्शंस? बांग्लादेश, मॉरिशियस, मालदीव्स या फिर इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, मोइदम्स रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यानी कि मोइदम्स जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शंस रहेंगे केरल, असम, मणिपुर या फिर कर्नाटका। हमने पढ़ा था अहोम इरा के हैं और कौन से? असम से हैं संबंधित मोइदम्स। अगला प्रश्न है, माउंट एटना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एटना किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आर ब्राज़ील, बेलारूस, इटली या फिर रशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में लोकेटेड है माउंट एटना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली ऑल्सो। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली यूनेस्को डेजिग्नेट्स हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स? हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो डेजिग्नेट किए हैं, नामित किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या फिर 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स भारत में है। न्यू कितने बनाए गए हैं दुनिया भर में अभी और? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कौन से राज्य में लोकेटेड हैं? कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोकेटेड हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, जो कौन सी पर्वत? कुमारी माउंटेन्स पर बनाई गई हैं। एट्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में उच्चतम है? आपके ऑप्शंस रहेंगे अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अशोक चक्र कितने नंबर पर आता है? सेकंड पर आता है। फर्स्ट पर क्या है? फर्स्ट पर है परमवीर चक्र, बट दिए गए ऑप्शंस में से अशोक चक्र आएगा फर्स्ट पर। Next question is, which of the following country is not a member of शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है? हमसे नहीं है पूछा जा रहा है। क्या क्या है हमारे ऑप्शन? बेलारूस, ईरान, चाइना या फिर इराक। क्या होना चाहिए राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जो बेलारूस है वो तो अभी अभी बना है 10th मेंबर ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इराक है वो SCO का मेंबर देश नहीं है। आपके लिए क्या रहेगा आज का क्वेश्चन? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वेरी वेरी इजी। हु हैज़ बीन नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2024? जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर हार्दिक पांड्या। जो भी होगा राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वंस अगेन।